अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आप सबको वेलकम कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज चल रहे हैं। इवन के नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पुतले को भी जलाया गया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और चेंज की फिजा इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश भारत से किस कदर अपनी राहें जुदा कर चुका है और इसका फ्यूचर क्या है, इस पर अपडेट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मनान। मनान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मनान साहब, कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स को और बांग्लादेश के अंदर होने वाले इस मुजाहरे को? 1971 वो साल था जब पाकिस्तान दो हिस्सों में अलहदा हो गया, दो लख्त हो गया हम कहते हैं। और उसमें जाहिर बात हमारी भी कुछ गलतियां थी। इसके अलावा इंडिया का इन्फ्लुएंस था। इंडिया ने पुख्ती बाहिनी को जिस तरह ट्रेन किया, देन वो बिहारी मुस्लिम्स के खिलाफ उन्होंने जिस तरह कत्लेआम किया, देन पाकिस्तान आर्मी की बहुत सी शहादतें हुई, वो एक सेपरेट चीज है। इंडिया ने उसके बाद बांग्लादेश को अपनी क्लाइंट स्टेट के तौर पर यूज किया, सेम उसी तरह जैसे अंग्रेज पूरे बर्रसगीर को और इवन अफ्रीका के बहुत से मुल्कों को अपनी क्लाइंट स्टेट के तौर पर यूज करते थे। इवन शेख हसीना वाजिद के दौर में, उससे पहले उनके वालिद मुजीबुर रहमान थे, उनके दौर में जितने भी यहाँ के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स थे, देन इवन इनकी मिलिट्री की प्रोक्योरमेंट्स थी, वो भी आई मीन टू से इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की स्टैब्लिशमेंट देखती थी कि अच्छा बांग्लादेश को ये चीज अप्रूव करके दी जाए या नहीं। और उसके बाद अगर सन 2000 के बाद से लेकर अब तक की मैं बात करूं, तो बांग्लादेश एयरफोर्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उन्हें कोई भी नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने ही नहीं दिया गया। आज बांग्लादेश एयरफोर्स की ये हालत है कि वो म्यांमार जैसे मुल्क के खिलाफ भी कहीं स्टैंड नहीं करते, और ये प्रैक्टिकल बात है। ये सिर्फ बांग्लादेश एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप बांग्लादेश की इकोनॉमी और इवन आर्मी, नेवी और दूसरे सेक्टर्स को भी देखें तो यही हाल है। इंडिया ने उनके जो आप समझ लें कि किसी भी सेक्टर का जो हेड है वो अपनी वो मर्जी से लगाते थे, वो बंदा एग्जैक्टली। अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इवन इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया गया बड़े बड़े पैमाने के ऊपर, और बड़ा एक लेयर निकली है वहां से। ये देखने को मिला है कि बांग्लादेश की जो ग्राउंड लेवल पे आवाम है वो अब बाहर निकल रही है इंडिया के खिलाफ। ये बड़ा चेंज है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल बड़ा खुशाई। बिल्कुल। उसमें अब ये चीज है ना कि शेख हसीना वाजिद की जब गवर्नमेंट गई तो लोगों ने इस चीज को जरूर रियलाइज किया कि वो उन्होंने आजादी हासिल की थी अपनी हम कह लें कि अपनी ऑटोनॉमी लेने के लिए, कि हम खुद मुख्तार होंगे अपने इस पर्टिकुलर खिते में। आजादी हासिल की थी, पर मुफ्ती बामी को भी तो सपोर्ट भारत ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आजादी का पर्सपेक्टिव तो ये भी था कि इंडिया भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक रहे, तो शायद इंडिया का भी इसमें एक अमल था प्रॉपर। बिल्कुल। अब आम बांग्लादेशी जब ये सोचता है कि हम पाकिस्तान से लैदा हुए थे अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अब उतने ही वो सालों से वो इंडिया के अंडर है, तो फिर वो आजादी हासिल करने का वो जो गोल उनका अचीव नहीं हुआ, वो बिल्कुल खत्म हो गया। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि लोग वहां के फ्रस्ट्रेटेड है। आपने अगर देखा हो कि जब से नई गवर्नमेंट आई मोहम्मद यूनुस की, और शेख हसीना वाजिद फ्लड कर गई इंडिया में, एग्जैक्टली, और लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को जलाया। और वहां की जो लेगेसी थी 1971 की, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत थी। इवन यहाँ तक ये नफरत थी कि तुर्की और चाइना जैसे मुल्कों के साथ भी इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं होने देता था बांग्लादेश के। अब जब वो पूरा सिनेरियो खत्म हो गया तो आप देख लें बांग्लादेश के ताल्लुकात तुर्की से भी अच्छे हुए, चाइना से भी अच्छे हुए, पाकिस्तान से भी बहुत। और इवन अब तुर्की से वो इक्विपमेंट ले रहे हैं, अपनी मिलिट्री को सबसे पहले मॉडर्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का इस वक्त सबसे बड़ा इशू उनकी इकोनॉमी नहीं है। उनकी इकोनॉमी एक हद तक स्टेबल है, उनका सबसे बड़ा इशू उनकी सिक्योरिटी है। एग्जैक्टली। और इंडिया वो होने नहीं देना चाहता। इंडिया इन्वॉल्वमेंट रखता है बांग्लादेश के अंदर। अब यही वजह है कि जब ये 16 दिसंबर या बांग्लादेश का विक्ट्री डे आया, तो बांग्लादेश की जो इमर्जिंग नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स ने एंटी इंडिया बयान दिए। भाई बल्कि तुम लोग हम लोगों को इतने सालों से कंट्रोल करते आ रहे हो, तुम लोग पाकिस्तान से किस तरह डिफरेंट हो, मतलब उनका जो नैरेटिव है। अब जब उन्होंने ये बयान दिए तो इंडिया की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, AKA RSS की सोशल मीडिया जो IT सेल्स हैं इंडिया के, स्टेट स्पॉन्सर्ड, उन्होंने एंटी बांग्लादेश तो नैरेटिव चलाया ही, उन्होंने प्रॉपर एंटी मुस्लिम नैरेटिव भी चला दिया, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी, और मुसलमानों को भी टारगेट किया गया। सेम एज जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने एंटी मुस्लिम काम किया था। अब यहाँ तक की चीज नहीं रुकती, बल्कि असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका बयान कल परसों काफी ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर के अलोंग जितनी भी इंडिया की मिलिट्री कोर है और जितना भी मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाए, मतलब मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दो, फाइटर जेट्स बढ़ा दो, एयर डिफेंस सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बांग्लादेश का सबसे बड़ी उनकी जो इस वक्त वीकनेस है वो उनकी सिक्योरिटी ही है। तो वो चीज असम के CM की बात से हम क्लियर हो जाती है कि इंडिया क्या करना चाहता है बांग्लादेश के साथ, और इवन इंटेंशंस क्या हैं बिल्कुल। और इवन बांग्लादेश में जो उनके
यंग लीडर्स हैं वो भी अब इसी तरह की धमकियां इंडिया को दे रहे हैं कि अगर आप हमारे मुल्क पर मोदी अटैक का उन्होंने पुतला जला दिया हाँ हाँ हाई बिल्कुल। कमीशन के और बाद। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं हाँ वो हम अपने अंडर लेंगे। अच्छा ठीक है। और इंडिया वही इल्जाम लगाता है पाकिस्तान और चाइना पर कि पाकिस्तान और चाइनीज एजेंसीज बांग्लादेश को स्ट्रेंथन कर रही है हमारी चिकन नेक या हमारी जो 7 हाँ सिस्टर स्टेट्स हैं उनको उनके तोड़ने के तोड़ने लिए। के लिए। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो भी डेवलपिंग फेज में है। फ्यूचर क्या है इस सारे मामले का? क्या इंडिया हमला करने का सोच रहा है बांग्लादेश के ऊपर, या क्या इसका फ्यूचर ये है कि जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूथ अब खुद एक्टिव हो चुकी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी टोटली एंटी इंडिया आ चुकी हैं। शेख हसीना को भी माइनस करने वाली यूथ ही थी, यूथ ने ही उसे निकाला था और वो वहां से भाग के इंडिया पहुंच गई थी। तो अब अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो क्या ये ग्राउंड के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होगा या सिर्फ ये सोशल मीडिया की हद तक ही रहेगा? अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करने की आप बात कर रहे हैं तो इट विल टेक अराउंड 8 to 10 years। आप कम से कम इतना टाइम लगेगा। बड़ी रूट्स तक वो 1971 से लेकर आज तक कंट्रोल करते हैं बांग्लादेश को। उनकी ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, सिविल सेक्टर सारे उसमें इंडिया ने अपने बंदे प्लांट किए हैं। अब अगर सिचुएशन की बात की जाए तो मुझे जाती तौर पर ये एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है, मजबूत बिगड़ सकती है। बिल्कुल। चाइना के साथ इंडिया कभी भी डायरेक्टली स्टैंड ऑफ क्रिएट नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ अगर करेगा तो लिमिटेड लेवल तक, बिकॉज उन्हें पता है कि पाकिस्तान उनके एट पावर है और कई मामलात में पाकिस्तान उनसे सुपीरियर भी है। हाँ, वो हमने दिखाया भी है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनको शिकस्त हुई है वो पता चल गया। और बांग्लादेश ने भी ये कुछ दिन पहले जो ऐलान किया है कि वो भी यूरो फाइटर टाइफून और नए फाइटर जेट्स और नई फ्रिगेट्स वगैरह नया मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हैं जो इंडिया के लिए थ्रेट पोज करेगा। तो इंडिया कोशिश करेगा कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट आने से पहले अगले 2 से 3 सालों में कुछ ऐसा जरूर क्रिएट कर दे जिससे बांग्लादेश को वो बैकफुट पर कर सकें या बांग्लादेश के लिए कोई ब्लॉकेट क्रिएट कर सके या उनको नुकसान पहुंचा सके। अभी भी 2024 से 2025 के दरमियान एटलीस्ट 5 के करीब बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर क्लैशेस हो चुके हैं। उसमें दोनों तरफ इंजरीज भी हुई है, तो उस पर मीडिया रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो अभी तो फिलहाल सिचुएशन की बात की जाए तो एस्केलेट होती हुई ही नजर आती है। ठीक, अच्छा जी, तो ये एनालिसिस था इस सारे मामले का जो इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान चल रहा है, और इस पर जो एनालिसिस किया मनान साहब ने। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।